स्वागत है आपका आज दी एजुकेशन में। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने राजस्थान जीके का जो इतिहास है, इतिहास का पार्ट वो स्टार्ट कर दिया है। पहले जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में वो पढ़ा था जेम्स टोड के बारे में। जेम्स टोड कौन थे, उनके बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए और उनकी जो बुक्स लिखी हुई है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था जॉर्ज थॉमस के बारे में, जॉर्ज थॉमस के बारे में कि ये कौन थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा ना पिछले वाला, तो आप पहले जाके ये लेक्चर देख लीजिए, ये पता होना चाहिए आपको। फिर हम पढ़ते हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। ये हमने शुरुआत किया था मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। प्रमुख राजवंशों के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से राजवंश हमारे पास जिनको प्रमुख राजवंश माना जाता है, प्रमुख राजवंश। और इनमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख राजवंशों के अंदर भी चौहान वंश, चौहान वंश ये हमने शुरुआत कर दिया पिछले लेक्चर के अंदर। चौहान वंश के बारे में हमने जानते हुए सबसे पहले पढ़ा था उनकी उत्पत्ति के बारे में। जितने भी सिद्धांत हमारे पास है वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन कौन से जो हमारे स्रोत हैं वो मानते हैं कि वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है, अग्निवंशी है। वो स्रोत आपको पता होना चाहिए। उत्पत्ति के अंदर ये बातें आएंगी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति स्थल के बारे में। उत्पत्ति स्थल हेडिंग डालिए, चौहानों की उत्पत्ति स्थल। उसके बाद हम जानेंगे कि चौहान वंश की जो प्रमुख रियासतें हैं वो कौन कौन सी थी और उन रियासतों के अंदर अलग अलग उनका इतिहास चलेगा, उनमें पैरेलल चलेगा और कौन कौन से जो है अपने प्रमुख शासक हुए उनके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करते हैं। उत्पत्ति स्थल जो है चौहान वंश का माना जाता है राजस्थान के अंदर सपारलक्ष्य को। सपारलक्ष्य एक जगह है सांबर झील के चारों ओर की, लिख लो। सांबर झील के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है सपारलक्ष्य। और सपारलक्ष्य को क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है चौहान वंश का। प्रमुख राजवंश जो है ना पहला अपना चौहान वंश, उसका उत्पत्ति स्थल है सपारलक्ष्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल। फिर अगला पॉइंट जो है वो है इसकी राजधानी। राजधानी कौन सी है भाई सपारलक्ष्य की, वो है अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर ये आपको याद होना चाहिए। अहिच्छत्रपुर को आज के टाइम में अपन क्या बोल देते हैं, नागौर बोल देते हैं। ये हमारा हो गया, बस इतना ही उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल के बारे में क्या पता होना चाहिए कि सपारलक्ष्य है, सांबर झील के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है सपारलक्ष्य। उसको क्या माना जाता है, चौहानों का उत्पत्ति स्थल राजस्थान के अंदर। फिर उस टाइम पे इनकी जो चौहानों की राजधानी है वो कौन सी थी, अहिच्छत्रपुर। ये नाम आपको याद होना चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं आज के टाइम का, नागौर जो है उसको पहले क्या बोला जाता था, अहिच्छत्रपुर बोला जाता था। आजकल हम इसको बोलते हैं नागौर। ये तो हो गया उत्पत्ति स्थल के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं चौहान रियासतों से, और रियासतों का अलग अलग जो है इतिहास पढ़ेंगे और शासकों के बारे में पढ़ेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लो भी, क्योंकि ये लंबा टॉपिक होने वाला है अभी। इतिहास जो है वो लेंथी टॉपिक तो है ही। देखो आपको पता है इतिहास में ये आएंगे बार बार में, राजा महाराजा के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ही। टॉपिक डालो चौहान रियासतें। चौहान रियासतें देखो कौन कौन सी रियासतें, समझ गए ना। मतलब वो जगह है जहाँ पर जो है चौहानों ने राज किया। चौहान रियासतों में इंपॉर्टेंट पहले अपने पास आता है सांबर। वो मैं आपको बता चुका हूँ, सांबर के चारों ओर का जो क्षेत्र है सांबर या अजमेर, उसको ये अपन क्या बोलते हैं, अजमेर। पहले इसको केवल सांबर बोला जाता था। तो यहाँ से तो उत्पत्ति हुई, तो ये तो पहली रियासत हो ही गई। अगला है अपने पास रणथंभौर। ये नाम भी आपको पता तो होगा ही, सुना हुआ होगा। अगला जो तीसरा नंबर में पॉइंट आता है वो है नाडोल। नाडोल है चौहानों की रियासत। चौथा जालोर, ये भी चौहान रियासत है, जालोर। पांचवा अपने पास आता है बूंदी। बूंदी। छठे नंबर पे कोटा और सातवें नंबर पे सिरोही। उतार लीजिए, सांबर या अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, बूंदी, कोटा और सिरोही, ये अपनी चौहान रियासत है। इनके बारे में अलग अलग जो है पैरेलल में अपन इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सांबर या अजमेर से। सांबर या अजमेर का इतिहास हेडिंग डाल लीजिए आप, सांबर या अजमेर का इतिहास। सांबर या अजमेर के इतिहास से शुरुआत करते हैं। देखो सांबर या अजमेर के इतिहास में आपको पहले पढ़ना क्या है वो देखो, शासकों से शुरुआत होगी कि शासक कौन थे इनके। सांबर या अजमेर के शासक कौन रहे हैं, तो पहले शासक का नाम अपने पास आता है वासुदेव। पहले शासक का नाम क्या है, वासुदेव। सांबर या अजमेर का शासक था ये पहला शासक। पॉइंट इसमें डाल दो। देखो पॉइंट नहीं बनाओगे ना तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी बाद में। आप एक ही लाइन में ऐसे पैराग्राफ बनाते जाओगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे,
तो उसमें क्या होगा कि लाइनें याद रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको क्या करूँगा, पॉइंटों के अंदर जो है एक एक लाइन आपको बता दूंगा, केवल वो पॉइंट आपको याद रखने हैं और केवल क्वेश्चन वहाँ से ही बनेंगे। आपको इसके अलावा कोई बुक वगैरह कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये लेक्चर में जो ले रहा हूँ ना, उसके अंदर जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको अलग अलग शासक के, केवल आप वो भी पढ़ के चले जाते हो ना, तो आपको पेपर में बहुत सहायता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देखो पहला पॉइंट क्या है वासुदेव के बारे में। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ये सांबरिया अजमेर का संस्थापक है। देखो सांबरिया अजमेर में इसने स्थापना की थी चौहान राजवंश की, संस्थापक। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, एक लेखक हुए अपने राजशेखर। राजशेखर की एक बुक है प्रबंध कोश। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजशेखर की बुक प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी के अंदर, पूरी लाइन लिखो आप, राजशेखर की बुक प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान ने चौहान राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी सांबरिया अजमेर के अंदर। ये तो हो गया पहला पॉइंट संस्थापक वाला। दूसरा राजशेखर के प्रबंध कोश का जो अपने रेफरेंस है उसका। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इसने सांबर झील का जो है निर्माण करवाया था। सांबर झील जो है ना अपना, उसका निर्माण करता भी किसको माना जाता है, वासुदेव को। तो यदि आपसे क्वेश्चन में ये सब पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से चौहान शासक को सांबर झील का संस्थापक माना जाता है, या फिर सांबर झील का किसने निर्माण करवाया, तो वो आएगा अपने पास वासुदेव चौहान। ये तो हो गया पहला अपना शासक। अगला आप लिखो गुहक प्रथम को मिटा देता हूँ। अगला शासक 2 नंबर गुहक फर्स्ट, ऐसे लिख लो, गुहक फर्स्ट या गुहक प्रथम। गुहक प्रथम के बारे में देखो पहला पॉइंट कौन सा होगा अपने पास। पहला पॉइंट तो ये होगा कि उस टाइम पे देखो क्या होता था कि राजस्थान के अंदर जो है, एक मिनट सॉरी, राजस्थान के अंदर ऐसे होता था कि चौहानों का जब शासन स्थापन नहीं हुआ था ना पूरे राजस्थान के अंदर, जगह जगह पे चौहान उतने पावरफुल नहीं हुए थे। उससे पहले प्रतिहारों का शासन था। प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रतिहार क्या करते थे कि वो चौहान वंश के अंदर जो जहाँ पे चौहान राज करते हैं ना, चौहान, उनसे टैक्स लिया करते थे, टैक्स। और जो इस व्यवस्था को क्या बोला जाता था, सामंतवाद का जो व्यवस्था है ना, वो ये है। देखो सामंतवाद का मतलब देखो क्या है कि प्रतिहार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। सीधी सी बात है कि भाई चौहान राज तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन चौहान जब राज करेंगे ना जहाँ पे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा प्रतिहारों को। और अगर जो चौहान मान लो टैक्स नहीं देता है तो वो लड़ाई होगी उनसे, सीधी बात है, युद्ध हो जाएगा, सीधी बात है। और ज़्यादा पावरफुल कौन है, प्रतिहार, तो ऑब्वियसली प्रतिहारों की जीत होगी। इसलिए चौहान क्या करते थे, प्रतिहारों को टैक्स देते थे। यानी कि चौहान जो है, पहला पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान वाज द सामंत ऑफ प्रतिहार। चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। अब मैं आपको गुहक प्रथम में नहीं, मैंने लाइन क्यों लिखवाई, इसमें क्यों नहीं लिखवाई, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, और प्रतिहार राजा एक था, प्रतिहार राजा, ये दूसरा पॉइंट है। नागभट्ट नाम का क्या था, प्रतिहार राजा था। इसने क्या किया, गुहक प्रथम को उपाधि दी थी, एक उपाधि। प्रतिहार राजा ने क्या किया था, उपाधि दी इसको। क्या उपाधि दी, वीर की। देखो सामंत का मतलब क्या होता है कि चौहान, एक तो अगर कोई सामंत है मान लो प्रतिहारों के, तो चौहान प्रतिहारों को पहला पॉइंट तो ये कि टैक्स देंगे। दूसरा, जब प्रतिहारों की किसी से लड़ाई होगी ना, युद्ध हो गया, तो उनकी तरफ से लड़ने भी जाएंगे, चौहानों को जाना पड़ेगा। तो ये तो 2 पॉइंट आपको मेन याद रखनी है। मतलब चौहानों का क्या है, फुल सपोर्ट है, प्रतिहारों को फुल सपोर्ट होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि भाई नागभट्ट जो है वो युद्ध लड़ने गया, तो भाई उसमें उसको क्या जरूरत पड़ी गुहक प्रथम की, और ये बहुत अच्छे तरह से लड़ा। और उस युद्ध के बाद में, उस युद्ध को जिताने के बाद में नागभट्ट ने इसको उपाधि दी थी वीर की। और ये भी कहा था कि यार तू नहीं होता ना तो ये युद्ध तो मैं जीत ही नहीं पाता। मतलब ऐसी बात हो गई कि अगर आप नहीं होते तो हम ये युद्ध जीत ही नहीं पाते। गुहक को ये बोला, तो गुहक को ये लगा कि यार हमारी वजह से अगर आप जीत रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें फिर आपका सामंत बनने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर हम आपके अंडर में क्यों काम कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो इसलिए इसने क्या किया कि चौहानों की जो सामंतवाद जो है ना, उसको मानने से इनकार कर दिया।
और क्या किया, अपना एक स्वतंत्र, खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया कि मैं अब स्वतंत्र हूँ और जो है किसी का भी सामंतवाद नहीं होगा मुझसे, मैं किसी को भी टैक्स नहीं दूंगा, किसी के लिए भी लड़ने नहीं जाऊंगा। तो आपके लिए तीसरा पॉइंट क्या क्या होगा कि ये प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा था, प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा, चौहान शासक या चौहान राजा आप लिख सकते हो इसको। 3 पॉइंट कौन से हो गए, अब देखो पहला तो है वो चौहान जो है प्रतिहारों के सामंत थे, ये आपको लिखना आवश्यक है। दूसरा आपसे पूछ ले, मान लो कि चौहान पहले किसके सामंत थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रतिहारों के सामंत थे। या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि भाई प्रतिहार राजा कौन सा था, नागभट्ट, और उसने उपाधि कौन सी दी थी, वीर की, किसको, गुहक प्रथम को। तीसरा आपसे सीधा ये पूछ लिया जाएगा कि पहला स्वतंत्र चौहान शासक कौन सा था, तो वो था गुहक, अपना गुहक फर्स्ट। ये हो गए अपने 3 पॉइंट, ठीक है। गुहक प्रथम में केवल इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे चंदन राज के बारे में, तीसरा शासक। तो अगला शासक अपने पास कौन सा आता है, चंदन राज। हेडिंग डालो चंदन राज। अगला शासक है चंदन राज। चंदन राज के बारे में आपको जो है, चंदन राज चौहान के बारे में आपको कुछ बातें, कोई भी बात जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको केवल इनकी जो पत्नी है, चंदन राज की पत्नी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन, इनकी पत्नी का नाम था रुद्राणी देवी, रुद्राणी देवी, या फिर ब्रैकेट में लिख लो आत्मप्रभा, आत्मप्रभा देवी, या फिर रुद्राणी देवी है, वो पत्नी है चंदन राज चौहान की। हमारा तीसरा जो चौहान शासक है उनकी पत्नी है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सांबर झील के अंदर, सांबर झील के अंदर शिव पूजा किया करती थी, शिव पूजा किया करती थी 1000 दीपक जलाकर, दीपक जलाकर ये शिव पूजा किया करती थी रुद्राणी देवी जो है चंदन राज की पत्नी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई सांबर झील के अंदर भगवान शिव की पूजा किया करती थी, भगवान शिव की पूजा किया करती थी 1000 दीपक जलाकर। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि योग क्रिया में निपुण थी, योग क्रिया में निपुण थी, निपुण थी। कौन थी निपुण, रुद्राणी देवी या फिर आत्मप्रभा। और ये क्या थी, चंद्रन राज की पत्नी थी। तो आपको ये पॉइंट जो है चंद्रन राज का डाल के उनकी पत्नी के बारे में दोनों पॉइंट जो है वो लिखने हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखो महिलाओं के बारे में जब भी आपको कोई पॉइंट पता चलते हैं ना, कोई भी नॉलेज या कोई भी बात पता चलती है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। पेपर के अंदर महिलाओं के बारे में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली अपने। तो चंदन राज के बारे में आपको उनकी पत्नी के बारे में ये जानकारियाँ होनी चाहिए, लिख लो आप। तो अगला जो अपने पास शासक आता है 4 नंबर पे, वो है अपना वाकपति राज। वाकपति राज चौहान क्या है, चौथा शासक है अपना चंदन राज के बाद में जो जिसने शासन संभाला सांबरी अजमेर के अंदर। सांबरी अजमेर का इतिहास चल रहा है, सांबरी अजमेर के अंदर चौथा शासक कौन सा है, वाकपति राज। इसके अंदर पहला पॉइंट आपको लिखना है कि 108 युद्धों का विजेता इसको कहा जाता है, 108 युद्धों का विजेता। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखा जाता है कि वाकपति राज का एक बेटा था यार, बेटा जिसका नाम था लक्ष्मीराज, लक्ष्मीराज। और इसने क्या किया, नाडोल के अंदर चौहान राज्य की स्थापना की, चौहान राज्य की स्थापना की। ये अपना दूसरा पॉइंट। देखो पहले भी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा काम जो है वो चला करता था राजा महाराजा के टाइम में। तो इसने, इसका जो बेटा था लक्ष्मीराज, वाकपति राज का बेटा, इसने क्या किया कि ऐसा नहीं कि सांबर की गद्दी संभाल ली सीधी, इसने क्या किया, नाडोल जाकर वहां पर चौहान राज्य की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि चौहान राज्य की स्थापना नाडोल में किसने की, तो वो आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मीराज। जब हम नाडोल का इतिहास पढ़ेंगे तो पहला जो अपना शासक आएगा ना उसमें नाडोल के इतिहास में वो होगा अपने पास लक्ष्मीराज। और लक्ष्मीराज जो है वो वाकपति राज का बेटा है। और वाकपति राज कौन है, चौथा चौहान शासक है, चौथा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पहला पॉइंट आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 108 युद्धों का विजेता कौन से चौहान शासक को कहा जाता है, तो वो उसमें अपना नाम आएगा वाकपति राज का। अगला जो अपना शासक आता है वो अपने पास विग्रहराज, विग्रहराज। और आगे आपको लिखना है विग्रहराज द्वितीय या फिर विग्रहराज सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या होता है कि देखो एक ही नाम के जब अलग अलग इंसान आ जाते हैं ना इतिहास के अंदर, तो इतिहासकार क्या करते हैं उनको याद रखने के लिए फर्स्ट सेकंड ये हम लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका नाम है विग्रहराज सेकंड, इसका मतलब ये है कि विग्रहराज चौहान इनका नाम था और विग्रहराज चौहान के नाम से कोई और भी रहा होगा भाई इतिहास के अंदर, तो इसको उनको तो बोल दिया विग्रहराज फर्स्ट और ये जो है विग्रहराज सेकंड। अब विग्रहराज सेकंड के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, फर्स्ट के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने कोई इतना बड़ा काम नहीं, इतने बड़े काम नहीं किए होंगे। ये तो जो है चौहान वंश के शासक थे, 5वें शासक चौहान वंश के सांबर के अंदर। इनके बारे में पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि इन्होंने गुजरात के चालुक्य राजा
गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज फर्स्ट को हराया, मूलराज फर्स्ट को हराया। ये तो है पहला पॉइंट। किसको हराया? गुजरात के चालुक्य राजा। देखो गुजरात में जो है चालुक्यों का शासन था, राजस्थान के अंदर चालुक्यों का शासन नहीं है। राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या था? चालुक्यों का शासन था, खास करके गुजरात के अंदर। तो गुजरात का उस समय का चालुक्य राजा कौन था? मूलराज फर्स्ट, और उसको किसने हराया? वीरराज सेकंड। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसने आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। कहाँ पे? भरूच में। भरूच में सीधा पॉइंट क्या आएगा कि इसने भरूच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। अब आशापुरा माता कौन है भाई? आशापुरा माता जो है, इनको माना जाता है कि ये चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की कुल देवी जो है वो किसको माना जाता है? तो आशापुरा माता को। तो इसमें क्या हो गया? पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि चालुक्य राजा मूलराज फर्स्ट को हराया। दूसरा पॉइंट क्या है? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। कहाँ पे बनवाया? भरूच के अंदर। भरूच एक जगह है, उसमें इसने क्या बनवाया? अपनी कुल देवी जो आशापुरा माता जी है उनका मंदिर इसने बनवाया। तो आपको ये भी याद रहेगा कि चौहानों की कुल देवी किस माता को माना जाता है। ऑप्शन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है आशापुरा माता। तो ये अपने 5 शासक जो है वो कंप्लीट हो चुके। बाकी के शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले